कर सकते हो आप ऑन। ठीक है, कर लो फिर आराम भी से, क्या मैं फिर स्टार्ट करते हैं। सुन मैंने तो बाहर बैठने का नहीं है कुछ, बाहर तो बैठ सकते हो आप, आराम से बैठो, बाहर बैठो। पर ये क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कैमरा ऑन करने में कोई इशू है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो बच्चे ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में आपको क्या पहले से, मतलब आपको जैसे क्या आइडिया है केमिस्ट्री का, जैसे थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोग 10th क्लास तक पढ़ते हो ना, 10th तक आप लोगों ने पढ़ा है, 11th तक पढ़ा है, तो एटम आपको क्या आइडिया है मतलब इसका, एटम्स के बारे में, ठीक है। सभी एटॉमिक नंबर बच्चे एटम्स इलेक्ट्रिसिटी एटॉमिक नंबर एटम्स के पता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है, ठीक है। और अगर मान लो मैं केमिकल आप बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है, डिम्पल केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पता है आपको, हाँ। मतलब आपको सॉलिड बेसिक स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में पता है, ठीक है। और सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो वैसे आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना, आपको पता है +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का नाम, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री, सॉलिड, सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब आपका जैसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अब देखो सारे बच्चे पहले तो अटेंटिव रहेंगे क्लास में, है ना, हम बिल्कुल नई नई चीजें सीखेंगे इसमें। और साथ में मैं आपको ना मतलब बहुत ही इजी वे में, मतलब खुद के जैसे चार्ट्स बनाए हुए हैंड रिटन चार्ट्स भी दिया करूंगी साथ में आपको, मतलब जिससे आपको चीज, मतलब टॉपिक में मतलब एक इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको हैंड रिटन चार्ट्स भी प्रोवाइड किया करूंगी डेली बेसिस पे। प्लस मैं आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं ना अच्छे से, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डेली बेसिस पे एक चार्ट दिया करूंगी, ठीक है, एक असाइनमेंट, ठीक है। और आपका बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप भी हो जाएंगे अगर आप क्लासेस में प्रॉपरली सुनेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो एक बार मुझे बताओ कौन कौन है क्लास में से यस, तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग मतलब अच्छे से क्लास में अटेंड कर रहे हो। डिम्पल से यस यस, जिस यस। डॉक्टर डिम्पल, आंचल, आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, अगर आप स्क्रीन अभी नहीं शेयर करोगे तो बच्चों से आप ठीक से बात कर लो, जब आप स्टार्ट करो पढ़ाना देन यू शेयर योर स्क्रीन। हाँ ओके मैम, ओके श्योर मैम, हाँ जी, हाँ, ठीक है मैम। हाँ, एक बार कैमरा चलो ऑन करके, कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स एक बार, पहले डिस्कशन कर लेते हैं ना हम अच्छे से, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास। अभी ठीक है, जिस भी बच्चे को 90% लाना है अपना 12th में और अच्छे करियर देखना है, मैम की फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास है, रेगुलर क्लासेस में आना ये बहुत अनिवार्य है। आपको पूरा कोर्स नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आप डेली आते हैं क्लास में, टाइमली आप पढ़ते हैं, और मैम के जो वर्कशीट्स दिया है या जो टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों का एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम करेंगे। हर एक बच्चा जो यहाँ पे अगर सिंसियरली पढ़ाई करेगा, और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको हम बुलाने नहीं आएंगे, आपको पढ़ाने के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और ये बहुत अच्छी हमारी किस्मत है कि बहुत अच्छे टीचर्स आके पढ़ेंगे। अगर कोई आपको दिक्कत आएगा तो आप मैसेज करिएगा, आपके टेस्ट साइड बाय साइड होते जाएंगे, आपके कॉपीज जो आप करेक्शन होगा वो आप चेक करते रहेंगे, और ये सारी चीजें हम आपको टीचर्स हेल्प करेंगे। डॉक्टर आंचल, आप इनसे बात कर सकती हैं, मैंने सोचा आज फर्स्ट डे है इसीलिए मैं इनसे बात करूं। यस ओवर मैम। टू यू। और इनको पूरा प्लान, पूरा स्ट्रक्चर, इस बार हम 12th से बहुत, क्योंकि आपका 12th में परसेंटेज के साथ साथ हम चाहते हैं कि आपका एक अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट हो, और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना
और स्कॉलरशिप पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर कैमरा ऑन कर लेंगे सारे बच्चे तो एक बार सबकी शक्ल दिख जाएगी और उसके बाद हम फिर कैन स्टार्ट द क्लास। क्योंकि और सारे बच्चे एक जगह पे बैठेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि जाकर के रोटी बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं और फिर हम पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल स्टडिंग। आपको पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि टीचर हिंदी में बात कर रहे हैं, आप लोग मराठी मीडियम से ज्यादा टाइम आप बात करते हैं। दूसरा, आपको इंग्लिश के टर्म्स है, मैम उसमें आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश के टर्म्स में, किस तरह से जो भी टर्म्स अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, मैम आपको सारा तरीका बताएंगी। ओवर टू यू डॉक्टर आंचल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके मैम, श्योर। ठीक है, तो सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, कैमरा ऑन है, ठीक है। तो चलो, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, मैम तो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लास में अच्छे से एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है कोई चीज समझने में, ठीक है, तो वो आप बोल सकते हो, मतलब उसमें आपको हेजिटेट नहीं करना है ना, वो आप बोल सकते हैं कि इस टॉपिक को रिपीट कर दीजिए। वो मैं आपसे पूछती रहूंगी बीच बीच में। जैसे मान लो एक टॉपिक करवा दिया तो मैं उसके बाद पूछूंगी आपसे कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, तो और बिल्कुल आपको मतलब जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सिर्फ क्लास पे ही कंसंट्रेट करना है। इससे आपको क्या फायदा रहेगा, आपके +2 में अच्छे मार्क्स भी आएंगे, प्लस आपके जैसे आपको पता है ना +2 के बाद आपके टेस्ट भी होते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी अदर लाइन में, टीचिंग लाइन में जाना है, कुछ भी आपको करना है, तो आपके +2 के बाद आपको पता है ना एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं एडमिशन के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए। तो उसमें भी आपके कंसेप्ट मतलब उसमें भी आपको टॉपिक अच्छे से पढ़े होने चाहिए। ठीक है, तो वो चीज जो है इसमें आपको क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें? यस। ठीक है, और मैं ये चाहूंगी कि सारे बच्चे अच्छे से एनर्जेटिकली क्लास को समझे, सुने। ठीक है, और अपने पास एक पेन पेपर भी रखिए। ठीक है, एक पेन पेपर अपने पास रखिए और स्टार्ट करते हैं। चलो, +2 के फर्स्ट चैप्टर का नाम, जैसे आप लोगों ने बताया था मुझे कि +2 क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट। सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि सॉलिड स्टेट आपको पता है सॉलिड स्टेट का क्या मतलब होता है, मतलब सॉलिड्स क्या होते हैं? कोई मुझे बताओ, कोई बच्चा, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? मैम मैं जो बताऊं? हाँ बताओ जरूर, हाँ बताओ बताओ। यस, बाकी मैम अब जैसे सॉलिड मतलब आंसर दिया है, बाकी ध्यान से सुनेंगे सभी। ठीक है, हाँ बोलो। मैम सॉलिड्स मतलब जो जिन्हें हम टच कर सकते हैं और जो शेप नहीं बदलते वो। ठीक है, गुड। तो जैसे मान लो ये पेन मैं अपने हाथ में होल्ड किया, ये क्या है? सॉलिड है। ठीक है, अगर मान लो ये वाटर मैं बॉटल में डाला, ये पानी क्या है? कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है इस बॉटल के अंदर जो पानी है? लिक्विड। लिक्विड है। ठीक है, ये माउस मैंने हाथ में माउस पकड़ा है, ये क्या है मेरा? क्या स्टेट है इसकी? सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो ना, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि मैटर क्या होता है। ये डेफिनेशन सभी बच्चे लिख लो साथ में, मैटर क्या होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, ये मैं लिख रही हूँ ना डेफिनेशन, मेरे साथ साथ लिखिए सभी। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस and has mass, मतलब कोई भी चीज जो कि स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है और जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसको मैं क्या बोलूंगी? मैटर। जैसे अब ये मान लो मैं ये पेन है, मैं इसको यहाँ टेबल पे रख रही हूँ। ठीक है, या ये मेरे पास टैब है, मैं इसको टेबल पे रख रही हूँ, तो ये क्या है? कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है ना ये चीजें, और इनका मास भी है कुछ। मान लो इसका कुछ मास है, मतलब ये इतने ग्राम का है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर पानी डाला है, मान लो मैं इसके अंदर जो है ½ लीटर पानी डाल देती हूँ,
ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो आपने क्या बोला कि कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करती है और जिसका मास होता है उसको आप क्या बोलते हो? मैटर। तो आपके पास क्या होते हैं, आपको पता है कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? यस, कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? कोई भी बच्चा बताओ जल्दी से। 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 स्टेट्स? नंबर 1 क्या होता है मेरा? सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और क्या? लिक्विड एंड गैस। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर में? हमारे चैप्टर का क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड्स के बारे में अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं ना, तो सॉलिड्स को मैं क्या बोलूंगी कि सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स हमारे पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना, आपको पता है, मुझे बताओ, जैसे मान लो कोई सॉलिड है ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, सॉलिड जो है वो कुछ एक पार्टिकल से मिली हुई है। ठीक है, तो मुझे बताओ सॉलिड्स में पार्टिकल्स, मतलब आपको क्या लगता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं या बहुत दूर दूर होते हैं? मैम दूर होते दूर होते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना दूर होते हैं हमारे गैसेस में। जो तीसरा स्टेट होता है ना उसमें दूर होते हैं। याद रखिएगा आप, सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। समझ आया आपको? कैसे होते हैं? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मैं आपको मतलब यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, आपको इजी रहेगा। ठीक है, देखो, सॉलिड इज ए state of solid is a state of matter in which particles are closely packed and have fixed। मेरे साथ साथ नोट करिए आप, ठीक है, इसीलिए मैं मतलब साथ के साथ लिख रही हूँ यहाँ पे, अपने इजी भाषा में लिख रही हूँ मैं इसको ना, कि आपको मतलब इजी वे में आसान तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो सॉलिड में आपने क्या पढ़ा? सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर in which particles are closely packed and have fixed positions। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब है तो ये मैटर ही ना, सॉलिड कोई भी चीज है तो है तो वो मैटर ही, मतलब अब उसका कुछ ना कुछ मतलब मास भी होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस को भी ऑक्युपाई करेगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि इसमें पार्टिकल्स, जैसे मान लो ना मैं बोल रही हूँ कि हाँ जी ये सॉलिड है, इसका एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है। पार्टिकल का मतलब कि जो कण है जिससे मिलके वो, जिन कणों से मिलके वो चीज बनी हुई है। ठीक है, वो इसके पार्टिकल्स। तो अब जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, देखना जरा, मैं इसको जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर से कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं इसको येलो कलर से कर देती हूँ, ये देखो ये दूसरा पार्टिकल हो गया मेरा। फिर मैं इसको कर देती हूँ पिंक कलर से, ये मेरा क्या हो गया? तीसरा पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स ना बिल्कुल पास होंगे एक दूसरे के, और जो एक बच्चा बता रहा था ना कि दूर होंगे, ऐसा होता है गैस के केस में, गैसेस में होता है ऐसा, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे के। लेकिन ये, अब मुझे ये बताओ आपको क्या लगता है कि अगर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के पास पास है ना, तो क्या पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे? मुझे ये बताओ, जैसे मान लो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक रूम है ना, एक कमरा है मान लो, उस कमरे के अंदर ना बहुत ही छोटा सा कमरा है मान लो, स्मॉल सा रूम है मेरा, और उस कमरे के अंदर मैं, एक तो मेरे पास केस नंबर ए है कि जब मैं उस कमरे के अंदर ना सिर्फ जो है उस छोटे से कमरे में 30 लोग हैं। ठीक है,
केस बी है, उस छोटे से कमरे में सिर्फ 4 लोग हैं। मुझे बताना आप लोग सोच के ना, आपको क्या लगता है आप लोगों को कि केस 1 और 2 में से, केस नंबर 1 और 2 में से आप मुझे सोच के बताओ, सभी बच्चे बताएंगे, आंसर करेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो पर्सन्स है ना, जो लोग हैं उन कमरों में, कहाँ पे, कौन से केस में जो लोग हैं वो अच्छे से अपनी मूवमेंट कर पाएंगे, इधर उधर चल पाएंगे, चल फिर पाएंगे आराम से। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी मैम। ठीक है, गुड। सभी बच्चे बताओ क्या होगा, सभी लोग बताओ आंसर। ऑप्शन बी। बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्यों होगा ऐसा, अब सोचो क्यों होगा ऐसा, बताओ क्या लगता है आपको। क्योंकि उस कमरे में बहुत कम पर्सन्स है, बहुत कम है, तो इसलिए। क्या हो रहा है इससे, क्या हो रहा है इस चीज से, सोचो क्या हो रहा है, उनको कम मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिल रहा। स्पेस मिल रहा है ना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैं मतलब यहाँ पे उसी तरह से मैं सॉलिड में देखती हूँ। सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल टाइट टाइट पैक्ड हैं, तो क्या पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट हो पाएगी ठीक से या नहीं हो पाएगी, यस और नो। मैं बोल रही नहीं हूँ हो पाएगी। जैसे कमरा ए है ना, वैसा है सॉलिड, ठीक है, और गैस किसकी तरह है, बी की तरह, जो कमरा नंबर बी है ना उसकी तरह है गैस, क्योंकि गैस के केस में पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर है ना, जैसे वो 4 लोग थे कमरे में, बस छोटे से कमरे में 4 ही लोग थे। समझ आया सबको, ये यस बात मैम। आपको समझ आई। सॉलिड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं पार्टिकल्स आपके, ठीक है। इसी वजह से वो जो पार्टिकल्स है उनकी पोजीशंस क्या होती है, फिक्स। जैसे आपने पढ़ा ना, यहाँ पे जो लोग थे, जिस कमरे में 30 बंदे थे, एक छोटा सा कमरा है ना, उस कमरे में 30 लोग घुसा दो आप, तो वो कैसे, वो तो चल ही नहीं पाएंगे ना, वो बोलेंगे कि मैं मतलब बिल्कुल टाइट हो गया। वैसे ही यहाँ पे सॉलिड्स में पार्टिकल्स बिल्कुल टाइट हो गए, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट सही से नहीं हुई, और पार्टिकल्स कैसे रहे पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन में रह गए पार्टिकल्स आपके, ठीक है। तो चलो अब मैं आगे चलती हूँ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, बताओ जल्दी से। यस मैम, क्लियर आ रहा है। यस आपको मैम। connected रहना है क्लास में अच्छे से, ठीक है, सभी को। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, मतलब आगे +2 के बाद कुछ करना है आपको, है ना, तो आपको बिल्कुल कनेक्ट रहना पड़ेगा क्लास में। और इसमें हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं ना जो आप मतलब बहुत ही आसान भाषा से समझ सकते हो। मतलब जैसे अगर मान लो आप नॉर्मल स्कूल में भी जाते हैं ना, तब भी आपको इतना इजी वे में मतलब आपको नहीं समझाया जाता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल अच्छे से आपको एक एक चीज को बिल्कुल ऐसे क्लियर करेंगे क्लास में। बट आपको क्या होना चाहिए क्लास में, बताओ, कोई बताओ मुझे, आपको क्या मतलब, हमें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए आपसे क्लास में। रिस्पॉन्स। कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, राइट, गुड, ठीक है। और रेगुलरिटी चाहिए, सभी बच्चों को डेली क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, मैं क्यों लिख रही हूँ आपके लिए, मैं चाहती ना तो मैं यहाँ पे सीधा PDF शेयर कर सकती थी आप लोगों के लिए, बट आपको पता है मैं आपके साथ इसीलिए लिख रही हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। और वो नोट्स हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि जैसे किताब पे होते हैं या कहीं पे नेट पे नोट्स होते हैं, ठीक है, वैसे नोट्स नहीं, ये आसान भाषा में बनाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। वही मैं यहाँ पे खुद से इजी लैंग्वेज में बना के दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप नोट्स भी बना रहे हैं साथ के साथ, मतलब जो मेन पॉइंट है, बाकी तो PDF नोट्स में हम आपको दे दूंगी। बट क्या होता है कि जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो उस टाइम आप मतलब मान लो, जैसे मान लो मैटर की डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन टाइप एग्जांपल्स ये लिख सकते हो आप साथ के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहले हमें क्लियर हुआ सॉलिड्स क्या है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे ताकि हमें इजी वे में समझ में आ जाए क्या क्या होते हैं हमारे। एक होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन से सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं, एक होते हैं, सॉलिड। ठीक है, गुड, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, दूसरे क्या होते हैं हमारे अमॉर्फस सॉलिड,
और ना आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगी, मतलब कंसंट्रेशन के साथ +2 से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो आप +2 के बाद, जैसे मैं और भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो +2 के बाद जो मतलब स्टूडेंट्स, इवन मैं आपको अपना एग्जांपल दूं ना, तो मैं जब मतलब +2 क्लास में थी, तो मैंने मतलब पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की थी +2 क्लास में। तो इसकी वजह से मुझे क्या हुआ ना कि बाद में जैसे मेरा टेस्ट हुआ, वो जैसे मैंने एक्चुअली, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं पढ़ाती भी हूँ साथ में, बट मैं वैसे डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। तो तो मतलब जब मुझे मतलब मैं +2 में थी तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी उस टाइम +2 क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद जो मैंने मतलब अच्छे कॉलेज के लिए जो टेस्ट दिया ना, उसकी तैयारी के लिए मुझे आसानी मिली काफी, क्योंकि मुझे चीजें मतलब पहले से पता थी ना। अब वही चीज होती है, अगर मान लो आपके पास ये अच्छा टाइम है, अगर आप +2 में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, आप चाहे कुछ भी बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, आप इंजीनियर बनना चाहें, आप HAS की लाइन में जाना चाहें, जो भी आप करना चाहते हैं, है ना, तो आप अगर +2 क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में क्या क्या हुए हमारे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हुए और क्या हुए, अमॉर्फस सॉलिड। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूं हमारा, अब साथ में ना, जैसे मान लो कोई स्पेलिंग आ रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे उनको थोड़ा स्पेलिंग्स में भी प्रॉब्लम आती है ना, तो क्या होता है, अब जैसे मेरे पास और भी बच्चे थे हिंदी मीडियम के जो मैं पढ़ा रही थी पहले, तो उन बच्चों को भी ये था ना कि उनको इंग्लिश में मतलब प्रॉब्लम आती थी पढ़ने में, हो सकता है कुछ बच्चों को आ भी रही हो अभी। और उसके बाद उन बच्चों ने क्या किया, मतलब डेली जैसे प्रैक्टिस की, ठीक है। अब उसके लिए मेहनत चाहिए होती है बहुत, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब रेगुलरिटी चाहिए। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ कोई स्पेलिंग लिख रही हूँ, आपको लगता है कि हाँ जी आपको ये स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको मतलब फ्री टाइम में नोटबुक पे लिख के देखिए उस स्पेलिंग्स को, आपकी धीरे धीरे इंग्लिश अच्छी हो जाएगी साथ में। क्योंकि आपको पता है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको +2 का एग्जाम पास करना है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस मैम। मैं ये बोल रही हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि आपका +2 का एग्जाम क्लियर करना है, बस आपको क्या सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। देखो जब आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हो ना, मान लो आपने कभी स्पेलिंग ही गलत लिख ली, मान लो आप कहीं पे मतलब जॉब करते हो +2 के बाद, अपनी पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो मान लो फोन पे और आपने स्पेलिंग ही गलत लिख दी, तो क्या होगा उससे, क्या होगा उससे, मान लो चैट में गलत लिख दिया आपने स्पेलिंग, क्या लगता है आपको? जैसे आप जॉब कर रहे हो ना, और जो आपका हेड है उसके साथ आप बात कर रहे हो और आपने स्पेलिंग ही गलत लिख दी, तो क्या होगा उससे? उसको लगेगा ना कि ये इसको स्पेलिंग भी नहीं आती है, ठीक है, ऐसा लगेगा उसको। तो उसको मतलब उस टाइम ऐसा लगेगा, बट अगर अभी आप गलत लिख देते हो तो अभी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज पे हो, पढ़ रहे हो आप अभी ना, तो यही बेस्ट टाइम होता है सीखने का। जैसे अब आप स्कूल में हो, है ना, कॉलेज में हो, तो आप सीख सकते हो चीजों को, और इंग्लिश आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है, और मैं आपकी हेल्प करूंगी साथ के साथ, ठीक है। बट आपको इंग्लिश, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कोई स्पेलिंग है, घर में क्या करना है आपको, अगली क्लास आने से पहले प्रैक्टिस करनी है उस स्पेलिंग की, लिख के अपनी नोटबुक पे। जब आप 2-3 बार लिखोगे तो आपकी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पहले पढ़ाए थे, तो उन बच्चों को भी यही प्रॉब्लम आती थी, उनको स्पेलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, और आज सोचो वही बच्चे इंग्लिश में बात तक कर रहे हैं, वो पूरा इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये होता है, ठीक है। लग गया सबको पता? तो क्या करोगे आप स्पेलिंग्स का, जैसे जो भी स्पेलिंग्स है उसका क्या करोगे आप क्लास के बाद? मैम पढ़ेंगे फिर। प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आपको लगता है ना कि आपको इस लाइन की स्पेलिंग ही नहीं आती, मान लो ऐसा लग रहा है आपको, तो आप लिख के देखोगे उसको 3-4 बार, ठीक है, आपको अच्छे से खुद लर्न हो जाती है, ठीक है। तो चलो, तो तभी मैं बोल रही थी आपके साथ के साथ इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों ही, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अब देखो लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, पढ़ रहे हो केमिस्ट्री और लैंग्वेज भी अच्छी हो जाए आपकी, तो और क्या चाहिए आपको। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मैं आपको बता रही थी,
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। ठीक है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, उसमें जो भी कण होंगे वो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जो पार्टिकल्स है ना, जो कण है वो बिल्कुल नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, रेगुलर पैटर्न का मतलब हुआ कि वो जो कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, कैसा होगा उनका रेगुलर पैटर्न, मतलब नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब ये मेल्ट करेंगे, जब आप किसी चीज को हीट करते हो ना, तो वो चीज क्या कर जाती है, मेल्ट, पिघल जाती है ना वो चीज। तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनका जो आकार होता है ना, वो भी निश्चित होता है। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि दे हैव ए डेफिनेट शेप। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका शेप कैसा होता है, डेफिनेट। बोलने का क्या मतलब हुआ कि इनका आकार जो है वो कैसा होता है, निश्चित, निश्चित आकार होता है इनका। डेफिनेट शेप का क्या मतलब हुआ कि इनका आकार कैसा होता है, निश्चित। उदाहरण क्या आते हैं इसमें, NaCl। NaCl क्या है, एक नमक। ठीक है, और क्या है इसका एग्जाम्पल, शुगर। और क्या है इसका दूसरा एग्जाम्पल, क्या है इसका, शुगर। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने, पहला पॉइंट डेफिनेट शेप होती है। एग्जाम्पल क्या पढ़े आपने, NaCl शुगर। पार्टिकल्स जो है वो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, रेगुलर पैटर्न में पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक शार्प इनका मेल्टिंग पॉइंट है, डेफिनेट इनकी शेप होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl नमक है। ठीक है, और क्या होता है हमारा, शुगर। चलो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चलो मैं एक बार स्क्रीन, अब हम डिस्कस करते हैं। कैमरा, जब हम डिस्कस करेंगे ना तो सभी बच्चे कैमरा ऑन कर दिया करेंगे उस टाइम। ठीक है, कैमरा ऑन कर दो चलो सभी। अब आप अगर कैमरा ऑन करके बात करेंगे ना, इससे आपका एक और फायदा होगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं, अगर आप कैमरा ऑन करोगे, फेस टू फेस बात करोगे, तो इससे आगे +2 के बाद आप जाते हो या +2 के पेपर देते हो आप, तो आपको पता है ना आपके वाइवा होते हैं, पता है आपको, +2 में भी वाइवा, और इसके बाद आपके इंटरव्यूज भी होंगे। तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जैसे फेस टू फेस आंसर देखकर। ठीक है, डिस्कशन करके, तो वो भी आपका डबल फायदा। तो मैं क्या चाह रही हूँ इस क्लास में, आप समझ रहे हो, मैं ये चाह रही हूँ कि आपके 3 फायदे हो जाएं। फायदा नंबर 1, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। दूसरा फायदा क्या हो जाएगा, आप जो है इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी, स्पेलिंग्स भी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। थर्ड बेनिफिट क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, चौथा फायदा क्या हो जाएगा, आपके जो आपके टेस्ट की तैयारी है उसके लिए भी आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, +2 के बाद जैसे आप टेस्ट देंगे। ठीक है, और पांचवा फायदा ये होगा, आपका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। मतलब जैसे आपको किस तरह से आंसर देने होते हैं, जैसे आगे फ्यूचर आप कोई इंटरव्यूज देंगे उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो कैमरा ऑन करो सभी, इतना मैंने आपको समझा दिया। अब कैमरा ऑन करो। एक ही बच्चे ने, प्रथमेश ने किया ऑन कैमरा ओनली, बाकी सभी राधा कैमरा ऑन करो बच्चे, वर्षा कैमरा ऑन करो, ओम। ठीक है, बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करो सभी। ठीक है, हाँ चलो बताओ, जो बच्चों ने कैमरा ऑन किया है, जो जो आपको जितना पता लगे उतना बताने की कोशिश करनी है, आपको ऐसे घबराना नहीं है। आपकी क्लास इसीलिए चल रही है यहाँ पे, पता है क्यों चल रही है आपकी क्लास, कि आपकी चीजों को मैं क्लियर करूँ। मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे ना, मतलब एज ए टीचर मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ टॉपिक को। तो
तो अगर मान लो आप लोगों को कोई चीज नहीं पता लगती है तो आप पूछ सकते हो उसको, उसमें आपको कोई भी मतलब हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो बताओ मुझे क्या पता लगा आपको, कौन सी दो तरह की सॉलिड्स होती हैं? ओम आप बताओ बच्चे, हाँ आप बताओ ओम। क्रिस्टलाइन एंड एनरफियस। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, ठीक है गुड, ठीक है गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओ हर्ष, आप बताओ, आपका नाम मैं शॉर्ट में हर्ष रखती हूँ, हर्ष आप बताओ। मैम मैं दो अभी तरह की ज्वाइन हुआ सॉलिड, हूँ। मतलब आपके माइंड में हमने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा ना, आपको माइंड में कुछ आ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फीचर्स के बारे में दिमाग में? मैम एक्चुअली मेरे पास इस ग्रुप ही नहीं था, मैंने दोस्त से लिंक लिया और मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ मीटिंग में। अभी ज्वाइन हुए हो आप, ठीक है ठीक हाँ। है ठीक है। हमने ना, मैं आपको बता देती हूँ, हमने स्टार्ट किया है अभी +2 का पहला चैप्टर, इसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठीक है। मैं आपको एक बार नोट्स अच्छा। दिखाती हूँ, देख लो आप, ठीक है। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ क्या हमने किया है स्टार्ट, बाकी बच्चों का भी रिवीजन हो जाएगा, आप लोग भी देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, सॉलिड स्टेट हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक अमोर्फोस सॉलिड है, ठीक है। पहला आपको मैं पढ़ा रही थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ये बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, मतलब अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प। तीसरा मैंने बताया कि इनका ना एक मतलब आकार है वो भी डेफिनेट होता है, इनका जो आकार होता है वो भी डेफिनेट होता है, मतलब निश्चित आकार होता है, बोलने का मतलब ये। इसके एग्जांपल्स बताए, NaCl, नमक एंड शुगर। दूसरा मैं अब पढ़ाने वाली हूँ आपको अमोर्फोस सॉलिड के बारे में, तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ अच्छा। यहाँ पे। हाँ अभी बता रही हूँ अमोर्फोस सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, particles are arranged randomly. अभी फिर मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगी, अभी मैं आपको 2 मिनट के लिए बता देती हूँ। बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि जो हमारे पास अमोर्फोस सॉलिड्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है आपकी? रैंडमली, रैंडम तरह की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हर्ष, आप एक्सप्लेन करो एक बार हर्ष। अब अमोर्फोस और क्रिस्टलाइन क्या समझ आया आपको, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। मैम उनकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है ना, मतलब एक निश्चित आकार होता है इनका। किसका होता है एक मैम आपकी निश्चित आकार? आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो 1 सेकेंड, मैम। हाँ अभी आ रही है? अब आ रही हाँ होगी ना? हाँ मैं ये हाँ, पूछ तो रही उनका थी, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और ठीक है। और उनकी शेप जो है वो स्थिर होती है, हाँ गुड, कण भी उनके स्थिर होते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैम आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आप म्यूट हो। हाँ 1 मैम सेकेंड 1 आपकी सेकेंड, आवाज। अब सही हो गया, अब आ रही होगी आपको आवाज, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी आपको ना कि एग्जाम्पल्स क्या पढ़े आपने क्रिस्टलाइन में? शुगर और NaCl।
ठीक है, गुड। अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रही थी इसके बाद, अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा आगे, अमॉर्फस सॉलिड्स। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अब आप, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ मैम। ओके, तो देखो ध्यान से समझिए आप अमॉर्फस सॉलिड्स को, ठीक है। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रैंडमली, मतलब जो कण होंगे ना, जो पार्टिकल्स जिनसे मिलके ये बने हुए हैं हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स, वो जो है अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। बट नियमित रूप से किस में होते हैं, जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ठीक है। बट बल्कि तभी तो उसका नाम क्रिस्टलाइन रखा ना हमने, जैसे एक तरह का क्रिस्टल होता है उसमें होता है ना, उसी तरह से उसमें होगा मतलब। बट जो आपका अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। रैंडमली अरेंज्ड का मतलब क्या हुआ कि जो कण हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है उसका, तो देखो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। लेकिन अमॉर्फस में अपोजिट लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, they do not have a fixed melting point, इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। जबकि जब आपने क्रिस्टलाइन में पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उनकी शेप कैसी होती है, क्रिस्टलाइन की शेप, शार्प। डेफिनेट थी, नहीं वो तो चलो, हाँ वो शार्प तो मेल्टिंग पॉइंट ना, शेप उनकी डेफिनेट शेप थी। अमॉर्फस में याद रखोगे आप, शेप ना उस इनकी इरेगुलर होती है, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, देयर शेप इज इरेगुलर। इसका क्या मतलब हुआ, देयर शेप इज इरेगुलर का मतलब इनका जो आकार है वो कैसा होता है, अनियमित। कैसा होता है इनका आकार, अनियमित होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल बताऊं मैं इसके, एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास है, प्लास्टिक है, हमारा रबर है, ये क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स। किस चीज के एग्जाम्पल्स आते हैं, ये हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स के। आपको याद रखना है एग्जाम में जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस लिखिए अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में। कोई बच्चा बताओ मुझे, अगर डिफरेंस लिखना हो आपको तो कैसे लिखोगे आप, अगर डिफरेंस आता है ना लिखने को आपको पेपर में, कैसे लिखोगे, एनीवन टेल मी, कोई बताओ। चलो मैं पूछती हूँ आपसे, जो जिससे मैं पूछूंगी वो बताएंगे, ठीक है। प्रथमेश आप बताओ, यस प्रथमेश आप बताइए। माइक ऑन कर दो। प्रथमेश का माइक बंद है। ओम, ओम आप बताओ, यस ओम यस मैम। आप बताओ, अगर आपको डिफरेंस लिखना हो, और बाकी जैसे मान लो एक बच्चा आप बता रहा है ना, तो बाकी सभी बच्चे सुनेंगे ध्यान से, सुन के भी आपको चीजें याद होती हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आपसे अगर पेपर में आता है कि डिफरेंस लिखिए अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में ना, तो आप कैसे लिखोगे। ये कैमरा ऑन कर दो आप, आंसर जो भी बच्चा करेगा वो अपना कैमरा ऑन कर देगा। हाँ कैमरा ऑन करो ओम। एक मिनट। हाँ मैम हाँ क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस ये, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो पर्टिकुलर ये अरेंजमेंट में होते हैं, और जो अमॉर्फस है वो इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। जो क्रिस्टलाइन है वो फिक्स डिफिनेट शेप में होते हैं, और
अमोर्फस इरेगुलर शेप में होते हैं, और क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, जबकि अमोर्फस में कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। और क्रिस्टलाइन के एग्जांपल NaCl है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, गुड। तो अभी आप जैसे ओम आपने जैसे आंसर किया तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आया ना कि किस तरह से चीजों को मतलब पढ़ के आप जैसे बता रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा ऐसा कि आप कभी नहीं इनको पॉइंट्स को भूलोगे अब। तो इसी तरह से सभी बच्चों को आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। जानवी अगर आप सुन पा रहे हैं तो माइक ऑन करो। यस बच्चे, जानवी माइक ऑन करो। यस हाँ, मैम। आपको क्या पता लगा? अभी किसी बच्चे ने हेजिटेट नहीं करना है ऑनलाइन क्लास में, मतलब ये क्लास आपके लिए है कि आप इंटरेक्शन करो, ठीक है। तो आपको अगर मान लो कोई चीज नहीं पता लग रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, बट आपको बताने की कोशिश जरूर करनी है। आप बताओ जरा, डिफरेंस बताने की कोशिश करो क्रिस्टलाइन अमोर्फस के बीच में, क्या लगता है आपको? कैमरा ऑन कर दो। कोई और बच्चा? रुतिका आप बता सकते हैं? राधा? यस मैम। यस राधा, आप बताओ जरा, कैमरा ऑन करो, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता तो ऐसे बता दो। मैम मेरा नाम राधिका है लेकिन वो शॉर्टकट में राधा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं आपके तो। हाँ थैंक यू मैम। राधा भी बहुत अच्छा है, राधिका भी। हाँ तो राधिका आप अपना कैमरा ऑन कर दो एक बार, हम भी देखना चाहेंगे राधिका को। मैम मैं अंधेरे में हूँ, अच्छा ठीक है ठीक टेरेस है, पे तो बैठी हूँ मैं। ठीक है ठीक है, अगर आप अंधेरे में हो तो आपकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, तो आप बता ही दो फिर डिफरेंस क्या समझ आया आपको। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में होते हैं और अमorphous सॉलिड में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होता है। सॉरी सॉरी, मराठी तो बोल रही हूँ। ठीक एंड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हम्म। अमorphous सॉलिड में नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड crystalline solid they have not definite shape and example NaCl and sugar। और first solid में their shape irregular and example glass plastic rubber। ठीक है, गुड। तो आपको राधिका, जैसे आप मराठी में बता रहे थे अभी, तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है या इंग्लिश अच्छी लगती है? मतलब जैसे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री, तो मैम आई वांट टू स्पीक इंग्लिश बट मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अभी। आई ओके लाइक ओके, स्पीक टू इंग्लिश। definitely you will be able to improve, okay, you will be able to improve ओके मैम। because it is the best time ना, बेस्ट टाइम है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आप हो जाए कर लेंगे इम्प्रूव और फ्लुएंसी भी आ जाएगी आपकी इंग्लिश में, बस आप कोशिश करते रहो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, कोई और बच्चा एक्सप्लेन करना चाहे? हर्ष आपने तो बता दिया। प्रथमेश, प्रथमेश योर माइक इज वर्किंग नाउ। अच्छा, इसका नहीं, माइक नहीं ऑन हो रहा है आपका। इस बच्चे का क्या नाम है? श्रेयस, श्रेयस आप माइक ऑन करो। यस मैम। आप कैमरा भी ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो साथ में। ठीक है, गुड। ठीक है, तो श्रेयस आप जरा बताने की कोशिश करो, डिफरेंस क्या पता, मतलब जो भी आपको अभी तक पता लगा हो इसमें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस। मैम क्रिस्टलाइन में पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलरली।
ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा आपको वो याद आ रहा है क्या, हमने एक एग्जांपल पढ़ा शुगर वाला, शुगर वाला, और एक NaCl वाला ना एग्जांपल पढ़ा ना हमने, नमक वाला, वो किस में पढ़ा, क्रिस्टलाइन में या अमोर्फस में? क्रिस्टलाइन में मैम। ठीक है, गुड। और एक आपको रबड़ वाला एग्जांपल दिया, रबड़ वाला एग्जांपल, और प्लास्टिक वाला, वो किस में था? वो अमोर्फस में मैम। किस में था वो? अमोर्फस। ठीक है, गुड, वो अमोर्फस में था ना। यस मैम। और इसके अलावा आपको सॉलिड्स के बारे में बताया स्टार्टिंग में कि सॉलिड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं सॉलिड्स? सॉलिड्स क्या होते हैं हमारे? पता है आपको सॉलिड्स के बारे में? मतलब सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल टाइट होते हैं या दूर होते हैं एक दूसरे के? ये बताना है आपको। पार्टिकल्स बिल्कुल टाइट होते हैं ना, ये बताया ना आपको, बहुत टाइट अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो इसकी वजह से, चलो ठीक है, आपको समझ आ गया ना, ठीक है, गुड। इसी तरह से बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। उज्जवल, उज्जवल आप माइक ऑन करो। यस उज्जवल। जिन बच्चों को वॉइस आ रही है ना, वो माइक ऑन करके आंसर करेंगे, तभी आपका रिवीजन भी होगा। ये रिवीजन आपके लिए ही है। हाँ, क्या नाम है बच्चे आपका? उज्ज्वला? नहीं, कोमल नहीं, तुम्हारे मम्मी से नाम अच्छा, आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, ठीक है। ओके कोमल, आप बता सकते हैं क्या जो हमने आज की क्लास में पढ़ा? मैं अभी क्रिस्टलाइन। ज्वाइन हुई। अभी ज्वाइन हुए अभी आप? अभी ठीक है, ठीक है, आंसर आंसर नहीं देना, ठीक है। चलो हम आगे पढ़ रहे हैं अब, ठीक है, फिर सबको फिर से डिस्कस करेंगे हम आगे इसके बाद। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, मेन चीज, सॉलिड्स के बारे में मैं आपको एक 1 लाइन रिवीजन पॉइंट देती हूँ। वन लाइन रिवीजन दे रही हूँ मैं आपको सॉलिड्स के लिए। क्या है वो 1 लाइन रिवीजन पॉइंट? कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, and tightly packed particles। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनमें जो है वो निश्चित आकार होता है, और इनका मतलब शेप निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है ना इनका शेप, वॉल्यूम भी इनका फिक्स्ड होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। तो हमें जो है वो डिफरेंस फॉर्म में जब आपको लिखना है, तो आपको आप डिफरेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके अलावा मैं एक बार आपको लिखवा ही देती हूँ डिफरेंस फॉर्म में, जैसे एग्जाम में 3 नंबर में आता है, आज की क्लास का लास्ट इसमें, कि अगर 2-3 नंबर का आ गया ना एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ नोट करेंगे इसको, ठीक है, इस डिफरेंस को।
क्रिस्टलाइन Anchal ma'am, यस मैम, यस मैम, प्लीज time टेल हो मी। चुका है मैम। ठीक है ठीक है, अभी मैं टाइम है मैम, इसको सुनो सभी अभी बच्चे, है 2-3। मैं आपको एक भेजूंगी, एक लिस्ट, वहां से आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है, और आप रिवाइज कर लेंगे, इसको होमवर्क रहेगा आपका ये, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी स्टूडेंट्स होमवर्क कर लेंगे, मैं आपको इसका भेज दूंगी नोट्स, ठीक है, डिफरेंस आप रिवाइज कर लेंगे इसका। मैम, ठीक, हाँ जी पूछिए। मैम, मेरा मेरा ग्रुप, आपका ग्रुप है ना, उसमें मैं ज्वाइन नहीं हूँ, तो मेरे को लिंक वगैरह आते नहीं है। अभी भी मैंने प्रद्युमन से लिंक शेयर, उसने मुझे शेयर की, तब मैं ज्वाइन हुआ। ठीक है, आपको मैम ऐड कर देंगे आपको, ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक है। होमवर्क जो है आप हमें दे दीजिएगा, इसको ग्रुप में दे देंगे। एंड अभी 1 मिनट के बाद वी कैन अगेन स्टार्ट। आप इंग्लिश मैम आ चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम से विल ट्राई एंड डू इट इन द टाइम इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है डॉक्टर आंचल। ओके मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम। हर्षवर्धन आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में बेटा। ठीक है मैम। Sangeeta, we can start prayer if you want, or we can straight start the class. Asha, we can straight start the class. Yeah, with the 12th we can do. गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 1 मिनट के लिए आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, पहली क्लास है, एक दूसरे को देख लेते हैं। अच्छा, तो आपका 11th में कैसा रिजल्ट था बेटा इंग्लिश का? कोई मुझे बताएगा आप क्या कर पाए और किस चीज में आपको प्रॉब्लम आई? मैम राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, तो आंसर्स आप लिख पाए थे? हाँ, थोड़े बहुत लिखे थे मैम। अच्छा, पैराग्राफ्स लिखने में प्रॉब्लम आई? हाँ। अच्छा, जो आप पढ़ते हो वो आप समझ पाते हो? यस मैम। अच्छा, गुड, थैंक यू राधा। और कोई बच्चा? ओम, उज्ज्वला, यस मैम। ऋतिका, हाँ, मुझे बताएंगे आप क्या कर पाए और कहाँ दिक्कत आई आपको? ओम, मैम दिक्कत तो ज्यादातर राइटिंग स्किल्स में थोड़ी आई थी, लेकिन वो भी मैनेज कर लिया था मैंने, मतलब अच्छा, इंग्लिश अच्छा लिखा था। गुड, तो अब हम इसको और बेटर करेंगे, है ना? चलो शाबाश। और कोई बच्चा बताएगा? समा, ऋतिका, प्रथमेश, चलो ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा क्लास का फॉर्मेट क्या रहता है। हम पहले कुछ नए शब्द, न्यू वोकैबुलरी फ्रॉम द चैप्टर, हम वो सीखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चैप्टर पढ़ते हैं या उसकी समरी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चैप्टर पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ये चैप्टर हम आज करने वाले हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ठीक है। Who will tell me what is an astrologer? कौन होता है एस्ट्रोलॉजर? कौन बताएगा? पंडित मैम। पंडित, जो पत्रियां देखते हैं, है ना, जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर,
ये देखिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो जो ग्रहों के पोजीशन के बेसिस पे आपका भविष्य, फ्यूचर, आपका पास्ट जो गुजर चुका है उसके बारे में बताते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग नया घर बनाने से पहले, नई ऑफिस बनाने से पहले, शादी ब्याह से पहले एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं ऑस्पिशियस डे कौन सा है, शुभ दिन, शुभ समय क्या है। राइट, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपने आप को समझ लेते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत क्या है। जैसे किसी की ताकत हो सकती है अच्छा गाना, किसी की ताकत हो सकती है अच्छी पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, राइट। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है वो मैथ में अच्छा है, कैलकुलेशन में अच्छा है, कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं, वो कहानियां अच्छी बनाते हैं, वो इमेजिन अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं। स्ट्रेंथ माने ताकत, राइट। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ। जैसे कुछ लोग हमने देखा है कि स्कूल में कोई फंक्शन होता है, उसको माइक पे कंपेयर करते हैं, बड़े अच्छे से बोल पाते हैं। अगर कोई चीफ गेस्ट लेट हो गया तो भी वो अपने दिमाग से सोच समझ के चीजों को संभाल लेते हैं, राइट। कुछ लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए होती है और कुछ लोग बिना स्क्रिप्ट के, बिना कागज के भी, अगर स्क्रिप्ट आप पूरी तरह फॉलो ना करो, लास्ट मिनट कुछ बदलाव हो जाए तो वो घबराते नहीं है ना। तो उन लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है। तो जो लोग अच्छा कम्युनिकेट करते हैं वो लॉयर बनते हैं, वकील बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं। जहाँ पे भी आपको बोल के लोगों को समझाना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, वो लोग। तो अगर आपका स्ट्रेंथ है अच्छा बोलना, ठीक है, तो कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रेंथ है तो आप अच्छे से बोल सकते हैं, तो आप टीचर बन सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं जो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, लॉयर बन सकते हैं जिनका बोलने से रिलेटेड काम है, जहां बोलने का बहुत काम होता है। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, वो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि टीचर्स के पास हर प्रॉब्लम का हल होता है ना। लीडरशिप, कुछ लोगों को में ये ताकत होती है कि वो सबको साथ लेके चल सकते हैं, उनको टीम बनाना उनके लिए बहुत आसान है, सबसे काम लेना उनके लिए बहुत आसान है। तो ऐसे लोग मैनेजर या टीम लीडर बन सकते हैं, क्योंकि उनको लोगों को साथ लेके चलना आता है। दे कैन गाइड पीपल, दे कैन मैनेज पीपल। कुछ लोग होते हैं वो भीड़ के बजाय अकेले में अच्छे से काम करते हैं, उनके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं, नई सोच आती है, नई क्रिएटिविटी आती है। तो जहाँ पे भी क्रिएटिव होने का काम है, ऐसा इंसान अच्छा राइटर बन सकता है, डिजाइनर बन सकता है। तो आपका जो भी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप अपना काम चूज कर सकते हैं। आप देखते हैं ना, क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई मैथ में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। किसी के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते, लेकिन वो पूरी क्लास को ऐसे बांध के रखता है, कहीं भी क्लास को रिप्रेजेंट करना है या किसी टीचर से बात करनी है क्लास की तरफ से, तो वो बड़े अच्छे से
क्लास की बात को आगे रखता है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। तो कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, the scene in a local market of a village is very attractive. People with different occupations sell their wares. तो आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे अलग अलग तरह के लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं। कौन कौन होता है वहां पे? वहां पे सब्जी वाला होता है, वहां पे फल वाला होता है, वहां पे चाट वाला होता है, और कौन होता है? कोई खिलौने बेच रहा है, कोई घर का सामान बेच रहा है, कोई मोबाइल रिपेयर कर रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है। तो मार्केट में सब अलग अलग तरह की चीजें हमें मिल जाती है, राइट? अच्छा, in a village it is quite common to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipments. आपने देखो कहा कई बार ये एस्ट्रोलॉजर सड़क के कोने में या मार्केट में कहीं बैठे होते हैं, उनके पास एक तोता होता है, उस पे कार्ड्स होते हैं, एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है एस्ट्रोलॉजर का, हाथ का एक फोटो बना रहता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कॉपी पेन होता है उनके पास, बैठने के लिए चटाई होती है, और एक दो किताबें होती हैं, और पैरेट एंड कार्ड्स होते हैं। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। जो ज्योतिषी होते हैं उनको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है अपनी दुकान चलाने के लिए, राइट? तो ये एस्ट्रोलॉजर, उनकी वो वेशभूषा और काम होता है। चलो अब अपनी कहानी पढ़ते हैं। पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। आर के नारायण एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े इंग्लिश के राइटर थे। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज और किताबें लिखी हैं। मालगुडी डेज उनकी बहुत ही पॉपुलर थी। इस पे एक दूरदर्शन पे सीरियल भी बना था, अगर आपको यूट्यूब पे मिलता है तो जरूर देखिएगा। ये कुछ उनकी लिखी हुई किताबें हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। तो जी हम एस्ट्रोलॉजर वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो भी उन्होंने ही लिखी है। और उनकी जो नॉवल थी द गाइड, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और उस पे एक फिल्म भी बनी थी गाइड के नाम से, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। स्टोरी से पहले हमें जो इसके नए शब्द हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, या हम एक काम करते हैं स्टोरी के साथ साथ ही समझेंगे, नहीं तो आप तब तक भूल जाएंगे। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic arts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. तो एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, उन्होंने बैग खोला और उन्होंने, मैं आपको दिखा देती हूँ कावरी शेल्स कैसे लगते हैं। कुछ शंख निकाले, ऐसे होते हैं कावरी शेल्स, देखे इस तरह के शंख। वो आपने देखा होगा बच्चों को भी पहनाते हैं ये। तो उन्होंने ये शंख निकाले और उन्होंने एक छोटा सा कपड़ा निकाला, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ निकाला, उस पे कुछ कुछ लिखा हुआ था, और एक पत्तों पे लिखी हुई राइटिंग निकाली और एक नोटबुक निकाला।
जिसपे वो नोटबुक जिसपे वो लिख कर अपनी सलाह लोगों को देंगे। इसको कहते हैं पाइमरा राइटिंग। इस तरह के कागज पे कुछ कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ये कुछ पुरानी पत्रियां और इसमें नोट्स वगैरह होते हैं। तो ये सब खोल के एस्ट्रोलॉजर अपनी दुकान खोलकर बैठ गए। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really the outcome of a continual searching for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. कहते हैं उनके माथे पे ऐश लगी हुई थी, राख और हल्दी का तिलक था। वर्मिलियन हल्दी, हल्दी होता है, सिंदूर होता है। वर्मिलियन सिंदूर। तो उन्होंने माथे पे राख और सिंदूर का तिलक लगाया हुआ था और उससे और वो बड़ी मेहनत से अपने कस्टमर्स ढूंढते थे। तो उनके आंखों में एक चमक थी। चमक किस चीज की थी? ग्राहक ढूंढने की। लेकिन लोगों को लगता था ये चमक इसलिए है क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत ही समझदार हैं। The power of his eyes was considerably enhanced by their positions, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. तो वो कहते हैं कि माथे पे उनके राख और सिंदूर लगा था और यहाँ पे उनकी मूछें थी, तो उस वजह से उनकी आंखें बीच में उन दोनों की चमक रही थी। To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head, और वो अपने सर पे एक सैफरन कलर का ये है सैफरन कलर, ठीक है। इस कलर का वो अपने सर पे केसरी रंग का अपने सर पे वो बांधते थे, मुंडसा बांधते थे, टर्बन, पगड़ी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे ज्योतिषी का वेशभूषा। This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. कहते हैं वो इतने अच्छे से तैयार होते के बैठते थे कि लोग उनके पास मक्खियों की तरह भिन भिनाते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. कहते हैं बड़े से इमली के पेड़ के नीचे वो बैठते थे। It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. तो जहां पर वो बैठते थे वहां पे बहुत भीड़ होती थी और बहुत लोग वहां से आते जाते रहते थे। A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware, junk, magicians, and above all the auctioneer of cheap cloth, who created enough din all day to attract the whole town. तो वहां पे आसपास सब तरह की दुकानें थी, दवाइयों की थी और चोरी हुए सामान की थी, जादूगरों की थी और एक सस्ते कपड़ों की दुकान थी। उसकी वजह से बहुत लोग वहां पे आते थे, राइट।
ठीक है, ऋतिका चेक करो बेटा, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके, ठीक है। तो वहां पे इतनी सारी दुकानें थी, इतने सारे लोग थे, तो हमारे ज्योतिषी जी के पास भीड़ लगी रहती थी। Next to him was a vociferousness, a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream, next day Delhi almond, and third day Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked him. तो इनसे दूसरे नंबर पे एक बहुत ही शोर मचाने वाला एक और वेंडर था, सामान बेचने वाला था, जो फ्राइड ग्राउंडनट, तली हुई मूंगफली बेचता था। किसी दिन उसको बॉम्बे आइसक्रीम बोल रहा है, किसी दिन दिल्ली आलमंड बोल रहा है, किसी दिन राजास डेलिकेसी बोल रहा है, और लोग उसके पास उसका सामान खरीदने आते थे, बहुत सारे लोग आते थे। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. तो जो लोग ये सब खरीदने आते थे वो हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास भी आ जाते थे। dallied मतलब किसी के आसपास फटकते रहना और उनका समय खराब करना। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. तो एक उन्होंने अपने आसपास एक लाइट जला रखी थी, जिसकी रोशनी में वो अपना काम करते थे, और पास में ही there was this groundnut heap, पास में उनके पास मूंगफलियों का ढेर लगा हुआ था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. क्योंकि वहां पे लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो सबको अपनी अपनी लाइट जलानी पड़ती थी। लेकिन उस वजह से उस जगह का जो लुक था वो मैजिकल हो जाता था। एक बड़ा सा बल्ब जल रहा है, चारों तरफ रोशनी है, तो इट्स नॉट द सेम थिंग। जगह जगह छोटी छोटी लाइट्स जल रही हैं और बाकी जगह अंधेरा है, तो ऐसा लगता था ये कोई जादुई जगह है। ओके, द प्लेस वाज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, दुकानों में जो लाइट आती थी वहीं से रोशनी थी। One or two had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit by old cycle lamps, and on one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. लोगों ने तरह तरह की लाइट का इंतजाम कर रखा था। It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. क्योंकि जगह जगह छोटी छोटी तरह तरह की लाइट थी, तो जो लाइट थी वो बहुत ही कंफ्यूजिंग, इसकी परछाई यहाँ पड़ रही है, इसकी परछाई यहाँ पड़ रही है, बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सी इमेज बन जाती थी, राइट? ओके, this suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. कहते हैं एस्ट्रोलॉजर जो हमारे ज्योतिषी हैं वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो ना मैं अपने बारे में जानता हूँ क्या होने वाला है, ना मैं दूसरों के बारे में जानता हूँ। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. तो कहते हैं कि सितारों की समझ ना ज्योतिषी जी को थी, ना उनके जो ग्राहक थे ना उनको थी।
Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was a matter of study, practice, and shrewd guesswork. तो कहते हैं कि वो लोगों को पढ़ने में अच्छे थे, वो समझ जाते थे वो क्या सुनना चाहते हैं और उनको वही सब बोलते थे. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. तो कहते हैं ये भी दूसरे कामों की तरह एक बहुत इज्जत वाला काम था. He left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it was a great deal, as if an ocean flowed between. तो ये जोशी जी अपना गांव छोड़ के आए थे. गांव में अगर वो रहते तो अपने पूर्वजों की तरह खेती करते, लेकिन उनको खेती नहीं करनी थी, एंड बिना किसी को बताए वो वहां से आ गए. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं. वो कितनी समझदारी से अपना काम करते थे. एक सेकेंड. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया. एक सेकेंड. Okay. He had a working analysis of human troubles. जो घर में किसी की परेशानियां होती हैं वो उनको समझ में आ गया था कि लोगों को किस किस तरह की परेशानियां होती हैं, और वो एक क्वेश्चन की 3 पाई लेते थे. कितनी? 3 पाई. ओके, एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. राइट. तो वो किसी का भी जो भी वो देखते थे उसको बहुत अच्छे से
अपने ग्राहकों को बताते थे, उससे सब उनसे खुश हो जाते थे। अगर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो वो कहते हैं कि यू हैव, कि आप शनि की वजह से ऐसे हैं। You have an impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think he has a forbidding exterior. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. That was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light that strayed in from somewhere and touched the ground before him. तो क्या होता था, जब मूंगफली बेचने वाले अपना सामान बांधने लगता था तो घर जाने की तैयारी करता था, तो जोशी जी को भी उस समय वहां से जाना पड़ता था, क्योंकि वो उसी की रोशनी में तो बैठे थे। जब उन्होंने अपना बंद कर दिया वो स्टोव या लाइट, तो वहां पे अंधेरा छा जाता था। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back in his bag when the green shaft of light was blotted out. Paraphernalia मतलब तामझाम। ये 2-4 शब्द हैं जो आपको पढ़ के सीखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? एंडियर माने किसी का डियर हो जाना, किसी को पसंद आना। वो ऐसी बातें कहते थे कि लोग उनको पसंद करते थे, उनके मन को छू लेते थे। He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It'll do you good to sit down for a while and chat with me." जैसे वो जाने लगे, उन्होंने देखा कोई खड़ा है सामने, उनको लगा ये शायद ग्राहक हो सकता है, तो उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ, मेरे से थोड़ी देर चैट करो तो तुम्हें फायदा होगा, ठीक है? Okay. The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereas the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the point of life, "Yours is the nature." "Oh, stop that," the other said. राधा म्यूट कर लो बेटा। राधा म्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, सो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो उस इंसान ने इनको डांट दिया और बोला रहने दो, मुझे नहीं सुनना। Our friend felt piqued. तो जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो ज्योतिषी थे, वो इरिटेट हो गए, अनॉय हो गए। I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money. तो वो इस बात से चिढ़ गए जब उन्होंने कहा, कहते मैं सिर्फ 3 पैसे लेता हूँ एक सवाल के, और मैं आपको तसल्ली देने वाला जवाब देता हूँ। At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out at him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you're bluffing, you must return that anna to me with interest." तो उसने 1 रुपया निकाला और उसने कहा, एक आना निकाला और उनके मुंह पे मारा, उनको बोला कि अगर मुझे आपके क्वेश्चन से तसल्ली नहीं हुई तो आप मुझे ब्याज समेत इसको लौटाएंगे। इसके जवाब में हमारे एस्ट्रोलॉजर ने, हमारे ज्योतिषी ने कहा, "इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज?" कहते और मैंने अच्छे जवाब दिए तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे? कहते नो। और विल यू गिव मी 8 आनास? कहते ठीक है, 5 रुपए नहीं 8 आने,
कहते ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे 8 आने का दुगना दोगे if you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. Cheroot is cigarette, smoke करने के लिए. The astrologer caught a glimpse of his face in the match light. और जब वो अपने सिगार जलाई तो उस माचिस की रोशनी में 1 सेकंड के लिए ज्योतिषी जी को उसका चेहरा दिखा. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka's drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. तो वो आराम से बैठे अपना स्मोक कर रहे थे. The astrologer felt very uncomfortable. जोशी जी को कुछ गड़बड़ लगी. Here, take your Anna back. I'm not used to such challenges. It is late for me today. तो जोशी ने कुछ सोचा और बोला कि ऐसा करो, तुम अपना आना वापस लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूँ. और उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, "You can't get it out of it now. You dragged me in while I was passing." उन्होंने कहा कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुमने मुझे इस सिचुएशन में खींचा है. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. "Leave me today. I'll speak to you tomorrow." उनके अच्छा आज रहने देते हैं, कल हम इसको करते हैं. तो वो दूसरा बंदा कहता है नहीं, चैलेंज इज अ चैलेंज, गो ऑन. नहीं, ये चैलेंज है और हम इसको अभी खत्म करेंगे. The astrologer proceeded with his throat drying up. "There is a woman." "Stop," said the other. "I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins." कहते मुझे ये मत बताओ कि क्या हो चुका है, मुझे बताओ कि मुझे जो मैं जिसको ढूंढ रहा हूं क्या मैं ढूंढ पाऊंगा या नहीं. The astrologer muttered a few incantations and replied, "All right, I will speak. But will you give me a reprieve if I say what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like." तो फिर दोबारा से पैसे को लेके बहस होती है और कुछ मंत्र पढ़ के पंडित जी कहते हैं कि ऐसा है, "You were left for dead. Am I right?" कहते तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था. Tell me more. कहते हैं अच्छा आगे बताओ. "A knife has passed through you once," said the astrologer. तुम्हें चाकू भी लगा था एक बार. "Good fellow." He bared his chest to show the scar. "What else?" तो उसने दिखाया कि हाँ मुझे यहाँ पे चाकू लगा था. और बताओ. "And then you were pushed into a well nearby in the fields." कहते हैं और फिर तुम्हें कुएं में धकेल दिया था कि तुम उसमें मर जाओगे. "I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well." और इमीडिएटली दूसरे इंसान ने कहा कि हाँ मुझे कुएं में धकेल दिया था और अगर कोई वहां से जाता हुआ इंसान कुएं में नहीं झांकता तो मैं नहीं बच पाता. "When shall I get at him?" गुस्से में पूछते कि मैं कब बदला लूंगा. "In the next world," answered the astrologer. "He died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him." The other groaned on hearing it. "Guru Nayak, you know my name," the other said, taken aback. उसने कहा कि जिसने तुम्हें कुएं में धक्का दिया था वो 4 महीने पहले मर चुका है.
और जोशी जी ने उसको उसके नाम से बुलाया, गुरु नायक। कहते तुम्हें मेरा नाम पता है? As I know all the other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I will once again great danger. I see once again great danger to your life if you do not go home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. तो उसको कहते हैं कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ, कभी वापस मत आना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है. Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke his life if I met him. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. तो उस इंसान ने कहा कि कम से कम वो बुरी मौत तो मरा हो. कहते हाँ हाँ, वो लॉरी के नीचे उसका वो लॉरी के नीचे दब गया था. तो ये सुन के उसको बहुत तसल्ली हुई कि जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको बहुत बुरी मौत मिली. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them in his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that. 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I'll prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up to him. She said, "You look worried. What's wrong?" तो वो इंसान 12.5 आने दे के चला गया एस्ट्रोलॉजर को. तो उन्होंने कहा उसने तो मुझे बोला था कि वो मुझे 1 रुपया देगा, उसने मुझे कम पैसे दिए हैं. 16 आने 1 रुपया होता था, तो 12.5 आने वो दे के गया. Nothing. After dinner, sitting on the pole, he told her, "Do you know a great load is gone from me today? I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason I ran away from home, settled here and married you. He's alive." She gasped. "You tried to kill him?" "Yes, in our village when I was a silly youngster. We drank, gambled and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep," he said, yawning and stretched himself on the pole. तो वो जो जिसने उस इंसान को कुएं में धक्का दिया था और जिसको वो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, वो हमारे जोशी जी ही थे. वो इसलिए गांव से भागे थे क्योंकि उनको लगा कि मेरे हाथ से हत्या हो गई, लेकिन वो इंसान बच गया था. राइट? तो ये है हमारी स्टोरी. अब इसके क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं. ये सेंटेंसेस हैं, ये डेफिनेशन है. हमें एक वर्ड ढूंढना है इसके लिए. Give one word for each of them. The scientific study of the universe and the objects in it, including stars, planets, को हम कहते हैं astronomy. ये एक्सरसाइज है brainstorming. ठीक है? Okay. The study of movements of the planets, sun, moon, and the belief that these movements can have an influence on one's life. इसको कहते हैं prediction. कुछ predict करना, होने से पहले बताना. A prediction of what will happen in the future. A prediction of what will happen in the future. Prophecy. ठीक है? और
scientific discipline that studies mental states and processes and behavior in humans and other animals. इसको हम कहते हैं psychology. ठीक है? In the story, we are told that the town hall was a remarkable place in many ways. इस जगह की जो खासियत थी वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं. A surging crowd, yeah. Enchantment of the place, hissing gas lights, old cycle lamps, moving shadows, ये सब आप इसमें आंसर में डाल सकते हैं. No proper lighting, shops, noise, जो भी आप इस पैराग्राफ में उस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा है वो आप इसमें डाल सकते हैं. The astrologer never opened his mouth till the other has spoken for at least 10 minutes. Discuss the reasons behind this act. पहले 10 मिनट वो अपने ग्राहक को बोलने देते थे. क्यों? क्योंकि 10 मिनट में he would get an idea about the person. तो वो क्या करते थे 10 मिनट में? उनको आइडिया लग जाता था कि इनको क्या क्या बोलना है. ठीक है? तो ये हमारा रीजंस थे व्हाई ही वुड लेट दैट पर्सन टॉक फॉर 10 मिनट्स. ठीक है? फिर ये क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या टैक्टिक्स उन्होंने यूज किए, उनकी अपीयरेंस क्या थी, वो क्या क्या पहन के बैठते थे, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं. यहाँ से his forehead was resplendent with sacred ash, his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, vermilion लगा के बैठते थे, है ना. Then he had painted forehead and dark whiskers, he wore a saffron colored turban. ये सब चीजें आप उनके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं. ठीक है? ये MCQs हैं, इसमें से 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर है, वो आप चूज करके लिख सकते हैं. ठीक है? ये बहुत ही सिंपल है. ये ट्रू फॉल्स है, इसमें जो सच है उसके लिए आप ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स है उसके सामने आप फॉल्स लिखेंगे. ये दोनों लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ये आप लिखने की कोशिश करें. मैं भी क्लास के बाद आपको ये रिसोर्स दूंगी. इसमें आपके जो नए शब्द हैं उनके वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंस हैं. ये जो पूरी स्टोरी है इसका शॉर्ट में आपका समरी है. आपके जो आइस ब्रेकर क्वेश्चंस हैं उसके आंसर इसमें हैं, और जो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस हैं हमने देखा जो चैप्टर के एंड में है, ये वाले, इनके आंसर्स भी आपको इस शीट में मिलेंगे. ठीक है? तो आप अपना प्रैक्टिस करके लिख के इससे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. ठीक है बेटा? क्लास के बाद आपको ये रिसोर्स मिल जाएगा. ऑलराइट? किसी को कोई प्रश्न? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. मैम बाय. मैम हाँ जी बेटा.
बोलो बेटा। मेरा ज्वाइन नहीं हुआ है ग्रुप में प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए ना मुझे। ठीक है बेटा। संगीता मैम, ग्रुप में ज्वाइन करना है हर्षवर्धन को।